तो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस बार मेरा नीट का पेपर था। इस बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं नीट का एग्ज़ाम देने सेंटर पे गया, एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मेरे साथ वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कौन कौन से प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ एग्ज़ाम सेंटर पे हुई वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मैं जब सेंटर पे पहुंचा तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था वहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम को देखकर, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी क्या अजीब था वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं सुबह उठा, जिस दिन एग्ज़ाम का दिन था, और मैं सुबह उठा, मेरी अम्मी ने कहा कि प्रे कर लेने के लिए, तो मैंने प्रे किया और काफ़ी प्रे करने के बाद और अच्छे से फ्रेश होकर तैयार होकर मैं अपने बड़े भाई के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर निकल गया। मेरा एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर नहीं था, काफ़ी नज़दीक ही था, 1 किलोमीटर था। जब मैंने एग्ज़ाम सेंटर पर मैं पहुँचा तो मैं देखा कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पेरेंट्स लोग थे और बच्चे लोग, उनके बच्चे थे। खुद पेरेंट लोग अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाएं, तो वो पेरेंट्स को देखकर मैं काफ़ी तंग रह गया कि पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो फिर वहाँ मुझे अपने एक फ्रेंड मिले, आदिल भाई, तो वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर थे, क्योंकि वो पिछली बार उनका काफ़ी अच्छा आया था। इस बार वो उनका टारगेट था कि 720 लाना। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते, काफ़ी सिंसियर से पढ़ाई करते थे। तो हमने अब दोनों ने भाई ने अपना सेंटर जब अपना देखा क्लासरूम कि मैं जो कहाँ बैठना चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरा फिजिक्स लैब है और उनका था जूलॉजी क्लास था। तो मैं चला गया फिजिक्स लैब में और वो चले गए जूलॉजी लैब में। तो जब मैं फिजिक्स लैब में पहुंचा तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही बड़ी लंबी लाइन थी और वो लाइन देखकर मैं दंग रह गया। और मैं जब पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आप लाइन में खड़े होइए, आपकी आइडेंटिटी वगैरह चेक होगी, तो उसके बाद आप एंटर करेंगे। तो लाइन में खड़ा, और वहाँ पे लाइन में खड़ा करने तो दूर की बात भाई, वहाँ पे मुझे को इतना कड़ी धूप था वहाँ पे, वो मुझे धूप में खड़ा करा दिया गया। और मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मैं इतना देर तक लाइन में खड़ा रहूँगा धूप में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ये हो जाऊँगा, लो एनर्जी फील हो जाऊँगा और मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में नर्वस हो जाऊँगा एग्ज़ाम रूम में, और मैं एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला कि छोड़ो, इसके चक्कर में रहूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ खड़े, कुछ भी होता है। तो मैं कोने में जाकर साइड में बैठ गया और बैठ कर साइड जहाँ पर ठंडा था वहाँ पे बैठ गया, ज़मीन पर ही, और बैठ के रिवाइज़ करने लगा जो मैंने पढ़ा। और मैं काफ़ी माइंड को खुल लगा कि मैं डिपेंड नहीं था एग्ज़ाम सेंटर वाले मैनेजमेंट पे, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से चलूँगा तो मेरा सारा लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे भीड़ कम हुआ तो मैं फिर लाइन में चला गया। लाइन में खड़ा होने के बाद मैंने देखा कि एक ही आदमी था जो भी उस बच्चे को आइडेंटिटी चेक कर रहा था। तो मैंने अपना आइडेंटिटी फिर दिखाया, मेरी बारी आई तो मैंने अपना आइडेंटिटी दिखाया, और मेरे को आइडेंटिटी चेक करने के बाद मतलब मेरे बताया कि हाँ, आपका इसी के क्लासरूम है। फिर उसके बाद फिर एक और रूम में गया तो वहाँ पे एक ही मैनेजमेंट था, उन्होंने भी मेरा आइडेंटिटी वगैरह चेक किया, मेरा फेस देखा और मेरा आइडेंटिटी आधार कार्ड से मिलाया। फिर वहाँ पर भी उसके बाद जब मैं गया बायोमेट्रिक सेक्शन में, जहाँ पे बायोमेट्रिक से मेरा फिंगरप्रिंट ले जाता था और मेरा फेस स्कैन किया जाता था, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। 2 बंदा था, वो भी स्टूडेंट था एक तरह का, वो लोग चेक कर रहे थे। और कितने लोगों का वहाँ पे देख रहा था कि भाई बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था, मतलब फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा था, और उनको एक ही बंदे पे लगा हुआ था कि फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा और बार बार किए जा रहा, बार बार चेक किया था। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप टाइम देखिए और टाइम के हिसाब से जिनका फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है तो उनको आप साइड कीजिए, मेरा तो कम से कम कीजिए। मतलब मेरा तो टाइम लॉस हो रहा है ना सर। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना काम करने आता, आप शांति से बैठिए, आप लाइन में खड़े रहिए, ठीक है। तो मैं शांत हो गया और फिर मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वहाँ नेट चलना बंद हो गया बिल्कुल ही। पता चला कि जैमर लगा दिया गया था। आधे घंटे के बाद तक जैमर लग चुका था वहाँ पे, क्योंकि किसी मैनेजमेंट के बाई मिस्टेक जैमर लग गया था, पहले ही जैमर लग गया था एग्ज़ाम से पहले। अब वहाँ पे जैमर लग गया तो फिर उसको आधा घंटा वेस्ट। फिर उसके बाद मेरा भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, मेरा तो एक बार में ही काम कर गया था, मेरा फेस स्कैन हुआ, फिर मेरे को अलाउ किया गया आप जाइए। तो फिर मेरा फिर दोबारा चेक हुआ और मुझे बोला कि आपका फिजिक्स लैब है, फिजिक्स में आप जाइए। तो फिजिक्स लैब में गया तो वहाँ पे भी सर ने देखा तो मेरा बताया कि आपका वो बेंच है, आपका बेंच नंबर 1 है, आपको सेकंड बेंच के फर्स्ट पे आपको बैठना है। तो वहाँ बैठ गया मैं, वहाँ बैठा। उसके बाद मैं देखा कि टाइम हो चुके थे 1:45। और मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, इतना जो लंबा चलते 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 1:45 हो चुका था भाई।
ये 2 बजे पेपर मिलने का टाइम होता है, आपको एंट्री ही 1:45 से मिला। आपको मतलब कितना ज़्यादा, अगर मैं सोचा था कि 1 घंटा एग्ज़ाम में पहले पहुँच जाऊँगा और क्लासरूम में जाकर हेड डाउन होकर आराम से सोचूंगा कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पर तो 1:45 हो गया था पहले ही, और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया कि क्या हो गया। फिर भी मैं जाके हेड डाउन हो गया। उसके बाद फिर 2 बजे पेपर आया जो सील पैक था, तो सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक सर थे जो क्लास एग्ज़ाम के दौरान एक बच्चे से पूछ रहे थे कि ये जो नीट एग्ज़ाम होता है, क्या ये हमेशा ही ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है या फिर कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है या फिर ऑनलाइन होता है। तो सबसे पहले बात कि उनको जो सवाल वो कर रहे थे, तो वो कैसे मैनेजमेंट टीम है भाई, उनको यही नहीं पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, और ये बच्चे लोग से पूछ रहे हैं। प्लस ये बच्चे लोग एग्ज़ाम के दौरान पूछ रहे हैं, भले कुछ बच्चे से पूछ रहे हैं तो वो बच्चा जवाब दे रहा है, लेकिन बाकी बच्चे जो बहुत सिंसियर पढ़ाई करके आए, उनका 1 साल रहता है भाई। 1 साल में 3 घंटा 1 साल मेहनत करने के बाद 3 घंटा उनको परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। उसमें आप उनके लिए 1 मिनट 1 सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिस्टर्ब होगा, उनको ये सोचना चाहिए, बीच में सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। प्लस उसके बाद क्या हुआ कि बीच बीच में सर आते थे, चेक करते थे कि आपने सिग्नेचर किया, आपने ये किया वो किया, कितनी बार सिग्नेचर कराया मुझसे, बार बार बीच में आकर डिस्टर्ब करते थे। और क्लास में ऐसे जाकर देख पाते थे कि बाबू किस बच्चे किनको ने यहाँ पे सिग्नेचर कर लिया, किस किस का यहाँ पे लिख लिया कि आपको 1:55 में, मतलब यहाँ पे टाइम लिखा है 1:55। फिर उसके बाद लास्ट में फिर बोला कि किस किस ने लिख लिया कि 4:55 में पेपर, यहाँ 5 बजे मतलब पेपर ले लिया गया है। ऐसा मतलब सब कुछ बार बार ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे। तो फिर मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि मैं सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें तो पता ही था कितना टफ आया था इस बार फिजिक्स का। वो ऐसे ही मैं फ्रस्ट्रेट हो गया फिजिक्स क्वेश्चन देख के, और सर बार बार जो बीच में चिल्ला के बोल रहे थे, सब लोगों ने ये कर लिया, तो मैं गुस्सा गया। मैं गुस्सा के बोला कि सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों का एग्ज़ाम है और हम लोगों के कितना इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट आप इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व ऐसे भी नहीं हो रहा, आप और डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसा करके। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा ये फॉर्मेलिटीज़ है, हमारा ये रूल है, ये करना ही पड़ेगा। तो हम बोले कि आपका रूल है तो आपको रूल बताया गया होगा किस तरह से करना है, इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना बताया गया होगा। तो फिर ये सब हुआ। उसके बाद मैंने बहस नहीं किया, मैं फिर से एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। मैंने फिर एग्ज़ाम दिया। फिर एग्ज़ाम देने के बाद मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। फिर मेरे पेपर ले लिया गया लास्ट में, पेपर ले लिया। फिर मैं पेपर लेने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे तो 2-3 मिनट रुकाया, 2 मिनट वेट करने के बाद फिर छुट्टी कर दिया गया। फिर मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे सब का मूड ऑफ था, उनका शक्ल से फेस पता चल गया। जो बच्चे सिंसियर पढ़ाई करते हैं तो उनका मूड ऑफ ही रहेगा, क्योंकि पेपर कितना टफ था। फिर मैंने अपने फ्रेंड एक आदिल भाई से मिला, वो भी मुझे मिल गए जाने समय। तो उनसे मैंने कहा तो वो उनका पेपर कैसा गया, तो उन्होंने कहा पेपर तो अच्छा गया, बस फिजिक्स काफ़ी टफ था। और उन्होंने बताया कि मेरा भी एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसे प्रॉब्लम था, तो मैं भी बताया कि मेरे सारे भी प्रॉब्लम, मतलब वो भी जिस क्लासरूम में गया वहाँ भी प्रॉब्लम सेम था, मेरे भी क्लासरूम में सेम था, क्योंकि सेम सेंटर है तो सेम प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था कि आप जो है ना, आप अब मैनेजमेंट सिस्टम पे, एनटीए पे डिपेंड नहीं रहिए कि वो आपको हमेशा सुविधा अच्छा ही देगा। आपकी सुविधा हमेशा ख़राब भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना हर सिचुएशन के हिसाब से। कभी पंखा बंद हो सकता है, कभी लाइट कुछ भी हो सकता है भाई एग्ज़ाम सेंटर पे। एनटीए को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एनटीए को आप पैसा दे रहे हो, उसको पैसा मिल रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसको कमाई हो रहा है, उसका घर चल रहा है भाई। लेकिन हम लोग का बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन सा सेंटर कैसा है। मैं एनटीए से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दिलाने से पहले सेंटर को चेक कर ले कि सेंटर पे जो मैनेजमेंट है, सेंटर जो भी वो एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम दिलाने का, तो उनको पहले गाइड करें अच्छे से, और वहाँ पर कुछ अपने टीम भी रखे, 4-5 टीम, जो भी उसको देखे कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे होना चाहिए, जो कि बार बार चेक करे कि कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, बच्चे को क्या हो रहा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि बस एग्ज़ाम सेंटर वाले को एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मौका दे दिया, अब बस वो लोग जैसे तैसे अपना कंडक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। भाई हम लोग के पास 1 साल मेहनत करते हैं, 1 साल में सिर्फ 3 ओवर होते हैं, 3 ओवर में अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। उसमें भी आप लोग इस तरह से हम लोगों का मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब करके हम लोग का टाइम ख़राब कर देते हैं। हम लोग कैसे हम लोग कर पाएंगे भाई, इसे तो नीट कभी नहीं निकल पाएगा। हम लोग के लिए 5 मिनट 2 मिनट, एक मिनट मतलब 2 क्वेश्चन छूट गया, तो 2 क्वेश्चन छूट गया भाई। आप लोगों को 10-15-20 मिनट ख़राब कर देंगे तो कितना क्वेश्चन हम लोगों को छूट जाता होगा, बस समझ सकते हैं भाई। हम लोग नीट का तैयारी करते कितना ऐसे हम लोग का फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई, आप लोग और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं हो। और दोस्तों आप लोग फिर भी आप मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहा, आप अपना ख्याल अपने रखें और अपना ध्यान रखें कि इस तरह से जो प्रॉब्लम होगा कैसे आपको सॉल्व
हैंडल करना होगा। पहले से ही आप सेंटर जहाँ चॉइस करने से पहले आप देख ले कि कौन सा स्टेट कौन सा सिटी अच्छा है, कौन सा वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम उन्हीं सिटी का। जैसे मेरा दरभंगा सिटी था, ये तो मतलब यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम एकदम बेकार है। तो मैं अगली बार सोच रहा हूँ दिल्ली में जाके फॉर्म भरूँगा, वहाँ का देखूँगा कि वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम अभी इससे तो अच्छा ही होगा। दोस्तों ठीक है, वीडियो लंबा हो गया और बाकी बातें करनी थी लेकिन नहीं कर सकते इस वीडियो में। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। अभी रात का समय हो रहा है, गुड नाइट।